नहीं, बस इत्तेफाक था कि 12 साल की उम्र में पहली कहानी लिखी थी। 12 साल की उम्र? हाँ, और छप गई थी। चूँकि पहली बार जब न्यूज़पेपर के अंदर अपना नाम देखा तो अच्छा लगा, उसने फिर दूसरी कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। तो सच तो ये है कि 12 साल की उम्र से मैं लगातार लिख रहा हूँ और 15 साल की उम्र में पहला नावल पब्लिश हो गया था। आपने तो सावधान इंडिया के कुछ एपिसोड लिखे हैं? हाँ, बहुत एपिसोड लिखे हैं सावधान इंडिया वगैरह के। अच्छा। टीवी के लिए मैंने बहुत काम किया। सुराग बहुत लिखा है, हेलो इंस्पेक्टर बहुत लिखा है, गौतम अधिकारी। सुराग बड़ा हिट था सुदेश बैरी का। अच्छा, सोनू सूद के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कैसे आदमी है? उनके तो नाम बहुत होता है, उन्होंने कोरोना में बहुत लोगों की मदद की। देखो, बेशक बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं तो पर्सनली तौर पे उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इवन कोरोना जब हमारी कमांडर करण सक्सेना ऑडियो सीरीज़ उन्होंने की स्पॉटिफाई पर, और स्पॉटिफाई वाले किसी बड़े हीरो के साथ वो ऑडियो सीरीज़ करना चाहते थे, तो हमारा खुद का ये था कि उसके ऊपर चूँकि पोस्टर भी बनना था, तो एक आदमी की फिज़िक ऐसी होनी चाहिए जो पोस्टर पे कमांडर करण सक्सेना दिखाई दे। वरना ऑडियो में क्या होता है कि ऑडियो पूरा साउंड का खेल है, आवाज़ का खेल है, वॉइस का पूरा सिस्टम है। तो उसमें सिर्फ अच्छा जो नाम चीन एक्टर है, सिर्फ वही रिक्वायरमेंट नहीं होता। हमारे साथ इस वक्त अमित खान हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। ज़्यादातर मर्डर मिस्ट्री के नॉवेल लिखते हैं। उनका सफ़र एक लंबा सफ़र है। 18-19 साल की उम्र से उन्होंने लिखना शुरू किया और आज तक लिख रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई है। आजकल उनके कई वेब सीरीज़ भी आई हैं जो बड़ी कामयाब रही हैं। अमित खान हमारे बीच हैं, हम उनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे। आपका स्वागत है अमित खान जी। जी, धन्यवाद। लेखन की शुरुआत आपने किस उम्र से शुरू कर दी? नहीं, बस इत्तेफाक था कि 12 साल की उम्र में पहली कहानी लिखी थी। 12 साल की उम्र? हाँ, और छप गई थी। वो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकन राष्ट्रपति है, उनकी लाइफ के ऊपर कहानी थी। तो उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया किताबें, वो कहानियाँ लिखने का। चूँकि पहली बार जब न्यूज़पेपर के अंदर अपना नाम देखा तो अच्छा लगा, उसने फिर दूसरी कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। तो सच तो ये है कि 12 साल की उम्र से मैं लगातार लिख रहा हूँ और 15 साल की उम्र में पहला नावल पब्लिश हो गया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चूँकि बोलने वाले ऐसे बहुत मिलेंगे कि हमने इस उम्र में लिख लिया था, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो छप गया वो ना के बराबर है। तो लंबी यात्रा, मतलब 12 साल की उम्र से लेखन का सफ़र शुरू हुआ। पढ़ता बहुत था, तो उसी ने मुझे इंस्पायर किया लिखने के लिए। वो कौन सा राइटर है जिसको देखकर जिसको आपने आइडियल बनाया, ये सोचा हो कि मैं भी ऐसा ही लिखूं? नहीं, ऐसा कुछ यात्रा मेरी अलग अलग रही। चूँकि शुरू में मैं साहित्यिक लिखता था। नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, वीर अर्जुन, इन अखबारों में मेरी बहुत कहानियाँ पब्लिश होती थी। और मैं तब 9th स्टैंडर्ड में था, तब तक मेरी 30-40 कहानियाँ पब्लिश हो चुकी थी 9th तक। तो कॉलेज स्कूल के अंदर जो टीचर थे वो मेरी बड़ी बातें किया करते थे। देखो, ये जो आज अखबार में नवभारत टाइम्स में कहानी छपी है या पंजाब केसरी में कहानी छपी है, ये फ़लाँ सेक्शन का फ़लाँ लड़का है। तो वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने का बड़ा शौक़ था। तो शुरू से बड़ा साहित्यिक माहौल रहा। फिर बाद में मुझे एक चीज़ ने जासूसी उपन्यासों की तरफ प्रेरित किया, इस बात ने कि जब मैं नवभारत टाइम्स में लिखता था तो खुशवंत सिंह साहब का एक कॉलम आता था, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, जो मैं भी बड़ा दिल से पढ़ा करता था। लेकिन मुझे लगता था, जब मैं नवभारत टाइम्स की बिल्डिंग में आता जाता था, तो मुझे लगता था ये खुशवंत सिंह साहब लिखते हैं तब भी इस अखबार की सेल 5 लाख है, मैं लिखता हूँ तब भी इस अखबार की सेल है। तो मैंने कहा ये सेल जो है ना मेरी है, मेरी वजह से है, ना खुशवंत सिंह साहब की वजह से है। ये सेल है, नवभारत टाइम्स की अपनी सेल है। तो मुझे लगता था हम कुछ ऐसा करें, पढ़े हम कम छपें, जो सेल हमारी अपनी हो। तो तब मैं दिल्ली में दरीबा कला में बहुत आना जाना था। तो डायमंड पॉकेट बुक्स के शॉप पे जाता था, वहाँ गुलशन जी बैठा करते थे, गुलशन राय जो उसके मालिक थे। तो वहाँ पर मैं इनकी किताबें देखता था, गुलशन नंदा साहब की किताबें, वेद प्रकाश शर्मा जी की किताबें, सुरेंद्र मोहन पाठक साहब की किताबें, बड़ा बड़ा नाम ऊपर लिखा होता था, पीछे फ़ोटो होता था। तो मुझे लगता था यार ये लोग अपने नाम से छप रहे हैं, इनकी सेल अपनी है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ किया जाए। तो इस तरह से मैं प्रेरित हुआ जासूसी नावल की तरफ। हालांकि इसमें एक मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं
जब मैं कहानियाँ लिखता था और साहित्य लिख रहा था, तो एक गंगा मैगज़ीन निकालते थे कमलेश्वर साहब। तो कमलेश्वर साहब ने भी मुझे 16-17 साल की उम्र में अपनी मैगज़ीन में बहुत प्रिंट किया है। अच्छा, हैरानी की बात यह है, तब मैं कमलेश्वर साहब को ये नहीं जानता था कि सारिका वाले कमलेश्वर हैं, चूँकि मेरी उम्र बहुत कम थी और वो मुझसे बड़े प्रेम से मिलते थे। हम कितनी कितनी देर बातें करते थे कमलेश्वर जी मुझसे। तो मैं बड़े उत्साह में बच्चे की तरह उनको अपनी गतिविधियाँ बताता रहता था। देखो अब मैं ये कर रहा हूँ, देखो अब मैं ये कर रहा हूँ। तो नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी में जो मैं लिखता था, वहाँ तक उन्हें बर्दाश्त था। जो मुझे बाद में जब मैंने उन्हें बताया मैंने अभी डायमंड कॉमिक्स लिखने शुरू किए हैं और मैं नावल लिखना चाह रहा हूँ, तो एक दिन उन्होंने मुझे बिठाया और मुझे समझाया। उन्होंने बोला, बेटा इस दिशा में मत जाओ। और उन्हीं के शब्द मुझे आज तक याद हैं कमलेश्वर जी के। उन्होंने मुझसे एक लाइन कही, जो उन्हीं के शब्द बोल रहा हूँ, कि बेटा अभी तुम कच्ची मिट्टी हो, जिस रूप में चाहोगे ढल जाओगे। तो तुम साहित्य में रहो, तुम जो करने जा रहे हो हमने सब काम करके देखे हुए हैं। तो अच्छा, आप बहुत कम उम्र में आपने लिखना शुरू किया, तो ये बात इससे साबित होती है कि जो लेखक होता है, जो आर्टिस्ट होता है, वो जन्मजात होता है। इसका मतलब उसके अंदर वो एक जन्म से ही चीज़ें होती हैं कि वो क्या करेगा, वो चाहे वो एक्टर हो या राइटर हो। तो ये बात साबित होती है कि आदमी, ये जन्मजात गुण होते हैं आदमी के अंदर। अच्छा, बहरहाल चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब तो लगभग कितने नॉवेल आपके अब तक आ गए? मेरे 100 से ज़्यादा नावल पब्लिश हैं अपने नाम से। अब आप ये नॉवेल की सेल बहरहाल कम हो रही है, ये अलग मुद्दा है, बाद में बात करेंगे। अब आप वेब सीरीज़ की तरफ गए हैं। जी जी। आपकी एक सीरीज़ आई थी कमांडर करण सक्सेना, फिर एक शायद बिच्छू का खेल आई, फिर अभी रीटा सानियाल आई। तीनों ही सीरीज़ बहुत अच्छी जा रही हैं। अब आगे कोई वेब सीरीज़ है? हाँ, आगे कई वेब सीरीज़ हैं जिन पर काम चल रहा है, फिल्म पर भी काम चल रहा है, लेकिन घोषणा करेंगे एक एक करके जैसे जैसे मार्केट में आएंगी। लेकिन नो डाउट आज बहुत वेब सीरीज़ पे काम चल रहा है जो मेरी किताबों पे बनी है। एकता कपूर एक जानी मानी प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे उनके सीरियल आए हैं, तो उनसे कैसे आपका हुआ कि आपको? नहीं, एक स्टार प्लस के हेड थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। मैंने स्टार प्लस के लिए भी पहले काम किया था, तो वहीं उनसे मेरे बड़े अच्छे, वो मुझे पसंद करते थे, मेरा लेखन पसंद करते थे। तो बाद में वो बालाजी के हेड हो गए थे, बलजीत नाम था उनका, बलजीत चड्ढा। तो बालाजी में जब वो मैन हेड बने तो उन्होंने ही मेरी मुलाकात एकता कपूर से कराई। और एकता कपूर को हालांकि उस मुलाकात में, जो हमारी मुलाकात हुई थी, एक हीरोइन ओरिएंटेड कहानी की तलाश थी। तो जो हम तैयारी करके गए थे, बलजीत चड्ढा और मैं, हम हीरोइन ओरिएंटेड कहानी सुनाने वाले थे। लेकिन जैसे मैंने सुनानी शुरू की तो एकता कपूर ने मुझे बीच में रोका और उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास कोई हीरो ओरिएंटेड सब्जेक्ट है? तो मैंने फ़ौरन उन्हें बिच्छू का खेल की कहानी मुश्किल से 5 मिनट में सुना दी। और 5 मिनट में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इस पर वो वेब सीरीज़ बना रही हैं। इसके अलावा भी 4 और राइट्स लिए उन्होंने बुक के, जिस पे वो और भी 4 वेब सीरीज़ अभी आने वाले हैं। खेल में सोनू सूद थे ना? नहीं, बिच्छू का खेल में दिव्येंदु शर्मा थे, जो मुन्ना भाई में। सोनू सूद ने भी शायद आपकी किसी पे काम किया? सोनू सूद ने बेसिकली कमांडर करण सक्सेना, जो हमारी ऑडियो सीरीज़ बनी, जो स्पॉटिफाई पे है, उसमें कमांडर करण सक्सेना को आवाज़ सोनू सूद ने दी। ऑडियो में है वो ऑडियो सीरीज़ है। और सोनू सूद साहब के साथ भी हमारा बड़ा अच्छा रिश्ता रहा, चूँकि मैं उन्हें पहले से जानता था, सीरीज़ से पहले से जानता था। इवन कोरोना में कुछ लोग ऐसे थे, जो हमारे कुछ दोस्त थे जो रहते थे मीरा रोड साइड, तो उनको बेड दिलाने में और सब लोगों ने बड़ी हेल्प। सोनू सूद का बड़ा नाम रहा, कोरोना में उन्होंने बड़ा काम किया। जी जी। बहरहाल अब आपका एक नया नॉवेल आया है, ये आर्टिस्ट जी 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 नाम से, ये अभी पब्लिश हुआ है इनका नॉवेल, और ये कल ही लॉन्च हुआ है। और जो देश के जाने माने उपन्यासकार हैं सुंदर पाठक, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। मुझे बड़ी एक रहती है हमेशा से कि आप जितने भी राइटर हैं, जासूस या थ्रिलर लिखने वाले, चाहे वेद प्रकाश शर्मा हो, सुंदर पाठक हो या कर्नल रंजीत हो, तो एक हत्या होती है और फिर उस पर पूरा एक नॉवेल बन जाता है वो। तो ये मर्डर मिस्ट्री जिसके नाम से बोलते हैं उसको। तो इसके अलावा और क्या, मतलब ये वो नहीं हो गया है कि एक रूटीन चीज़ हो गई है कि साहब एक, अच्छा इसमें कई चीज़ें हैं, इसमें सीरीज़ भी हैं, फिल्में भी हैं, नॉवेल भी हैं, तो ये एक रूटीन नहीं हो गया कि साहब जो है ना एक मर्डर होता है फिर उस पर पूरी कहानी चल पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और इसका बहुत ही अच्छा जवाब मैं आपको दूंगा आर्टिस्ट के संदर्भ में,
ये सच है कि ज़्यादातर एक मर्डर होते हैं कहानियों में और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, जिस इन्वेस्टिगेशन के पूरे प्रोसेस में टारगेट होता है कि कातिल कौन है, ये कातिल की तलाश होती है। यही ज़्यादातर कहानियों का फॉर्मेट है। और ये मेरे माइंड में भी था जब मैंने नावल लिखना शुरू किया कि एक रूटीन मर्डर मिस्ट्री होगी। तो इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें 2 सवाल है, मर्डर किसका हुआ है ये भी नहीं पता है और मर्डर किसने किया है ये भी नहीं पता है, लेकिन पुलिस को ये कन्फर्म है कि इस बंगले के अंदर एक मर्डर तो हुआ है, लेकिन ना लाश का पता है ना ये पता है मर्डर किसका हो, लेकिन वो श्योर शॉट है, 200% कॉन्फिडेंट है पुलिस कि मर्डर तो हुआ है। तो लेकिन कन्फ्यूज़न 2 हैं कि पहले तो ये पता लगाना मर्डर किसका हुआ है, फिर ये पता लगाना है कि कातिल कौन है। तो इसी एंगल पे ये नावल लिखा गया है। अच्छा, एक सवाल, मैंने बहुत नावल पढ़े हैं, आपके भी पढ़े हैं और दूसरे प्रकाश शर्मा के, पाठक के, जो दुनिया भर के नावल हैं, इब्न सफ़ी को पढ़ा है, बड़ा शौक़ रहा पढ़ने का। तो मुझे एक चीज़ हमेशा खटकती है, फिल्मों में भी होता है, हीरो है, वो किसी हीरो को मारने के लिए बदमाश पीछे जा रहे हैं, वो एक बदमाश को पकड़ लेता है, उससे पूछता है बता तुझे किसने भेजा। वो जो विलेन है, विलेन के आदमी हैं, वो हीरो को मारने गए हैं, लेकिन वो जब कुछ बोलने को होता है उनका आदमी, तो वो हीरो को नहीं मारते बल्कि गोली अपने आदमी को मार देते हैं। मतलब जी क्यों? टारगेट है, ये तो बहुत सिंपल सवाल है। टारगेट तो हीरो को मारने आए, तो हीरो को गोली को नहीं मारी। अच्छा, नहीं खैर, ये तो हर कहानी के अपना अपना ताना बाना होता है। अब वो तो उन कहानी का कहीं ना कहीं क्या हीरो को मार नहीं सके, क्या होगा ये तो मुझे खैर पता नहीं, लेकिन नो डाउट उसको मारने के पीछे भी एक लॉजिक ही होता ताकि वो मेन विलन का नाम ना बता दे। नहीं, बात टारगेट ही हीरो को मारने का है। हाँ, नहीं सही बोल रहे हैं आप, लेकिन उसमें निशाने पे दोनों हैं। चूँकि आप कोई कहानी के संदर्भ में नहीं बोल रहे, आप अलग बोल रहे हैं, तो वहाँ पे उस कहानी की सीन की रिक्वायरमेंट क्या है कि क्या हीरो को नहीं मार पा रहे हैं, कुछ ना कुछ शायद लॉजिक होते हो। चलिए, मैं कई राइटर्स से सवाल पूछा हूँ, जो स्वर्गीय वेद प्रकाश शर्मा थे, मैंने उनसे भी पूछा था, वो सवाल को हंस के टाल गए थे। बहरहाल अब ये है कि फिल्म भी कोई आपकी कहानी पे बनी है? हाँ, पहले अरबाज खान के साथ निर्दोष बनी। अच्छा। फिर आपकी एक ऑब्जेक्शन बाय गॉड बनी। फिर मैंने मराठी फिल्म में भी 2 बनी, एक संजय लीला भंसाली के साथ की जो लाल इश्क है आई है। फिर इसके अलावा एक मनमोहन देसाई प्रोडक्शन हाउस के साथ भी की है। फिर इवन पंजाबी में भी काम किया है, खेड़ो खुंडी के नाम से एक बहुत बड़ी फिल्म बनी है पंजाबी में। आपने तो सावधान इंडिया के कुछ एपिसोड लिखे हैं? हाँ, बहुत एपिसोड लिखे हैं सावधान इंडिया वगैरह के। अच्छा। टीवी के लिए मैंने बहुत काम किया, सुराग बहुत लिखा है, हेलो इंस्पेक्टर बहुत लिखा है, गौतम अधिकारी, सुराग बड़ा हिट था सुदेश बैरी का, उसके भी काफ़ी एपिसोड, बहुत टीवी में बहुत काम किया, हालांकि अब उसका जिक्र करता नहीं मैं बहुत ज़्यादा। एक अदाकारा है अदा शर्मा, वो भी शायद आपकी किसी सीरीज़ या उनकी एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी द केरला फाइल, तो उसी वो हमारे रीटा सान्याल की मेन लीड हीरोइन वही हैं। अच्छा। और शुरू में जब रीटा सान्याल के तौर पे उनको साइन किया गया तो मुझे खुद लगता था ये रीटा सान्याल दिखाई देंगी या नहीं देंगी, लेकिन जब मैं हमारे शूटिंग का पहला दिन था और मैं जब सेट पे पहुंचा तो अदा शर्मा खुद मेरे पास आई और उन्होंने बोला मैं रीटा सान्याल लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। तो मैं तभी समझ गया था इनके अंदर जज्बा है काम करने का। और फिर हमारे 10 किरदार थे उसके अंदर वेब सीरीज़ में, तो वो 10 के 10 कैरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किए। अच्छा, सोनू सूद के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कैसे आदमी है? उनके तो नाम बहुत होता है, उन्होंने कोरोना में बहुत लोगों की मदद की। देखो, बेशक बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं तो पर्सनली तौर पे उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इवन कोरोना जब हमारी कमांडर करण सक्सेना ऑडियो सीरीज़ उन्होंने की स्पॉटिफाई पर, और स्पॉटिफाई वाले किसी बड़े हीरो के साथ वो ऑडियो सीरीज़ करना चाहते थे, तो हमारा खुद का ये था कि उसके ऊपर चूँकि पोस्टर भी बनना था, तो एक आदमी की फिज़िक ऐसी होनी चाहिए जो पोस्टर पे कमांडर करण सक्सेना दिखाई दे। वरना ऑडियो में क्या होता है कि ऑडियो पूरा साउंड का खेल है, आवाज़ का खेल है, वॉइस का पूरा सिस्टम है, तो उसमें सिर्फ अच्छा जो नाम चीन एक्टर है सिर्फ वही रिक्वायरमेंट नहीं होता, बल्कि उसमें वो एक्टर और परफॉर्मर बेसिकली बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे नसीर साहब हैं, जैसे मनोज वाजपेयी हैं, जैसे नवाज़ हैं, तो यानी एक्टर भी हैं जो वॉइस से प्ले कर सकते हैं और उनके साथ, चूँकि वहाँ पे दिखाई तो कुछ देना नहीं, तो हमने जैसे टाइगर श्रॉफ के बारे में सोचा और बड़े बड़े और अच्छे जो नाम जिनके बड़े हैं, लेकिन हमें लगता था ऑडियो में वो फिट नहीं है। लेकिन सोनू सूद साहब की दोनों क्वालिटी थी
कि एक तो पर्सनैलिटी और के पॉइंट से भी वो कमांडर करण सक्सेना दिखाई दे सकते थे और आवाज़ का भी उनका बहुत अच्छा प्ले हो सकता था। तो इसके लिए सोनू सूद साहब को के पास हम गए और मैं उनको पहले से जानता था, चूँकि कोरोना में उन्होंने मेरे कहने से भी यानी कि बहुत लोगों की हेल्प की और इवन एक रात मैंने उन्हें 3 बजे तक जगा के रखा और मुझे बाद में पता चला, जो उन्होंने मुझे खुद नहीं बताया सोनू सूद साहब ने, कि उस रात उन्हें खुद को कोरोना था, लेकिन फिर भी वो जागते रहे। और आप ये समझो कि जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे उस एरिया के और जो मेडिकल चीफ थे जो कोरोना में, सब ये आधा घंटे के अंदर मेरे फ़ोन पे आ चुके थे कि सीधे जो लोगों के लिए बेड अरेंज कर रहा। तो नो डाउट एक बहुत अच्छे इंसान हैं और कमांडर करण सक्सेना की आवाज़ के लिए हमने इसीलिए उनको अप्रोच भी किया कि उन्होंने देश में जो लोगों की सेवा की, कमांडर करण सक्सेना जो देश के बाहर दुश्मनों से लड़ता है और देश की सेवा करता है, वो चीज़ें मैच कर रही थी। अच्छा, अब ये देखने में आ रहा है कि जो प्रिंट मीडिया है जी, उसमें सभी तरीके की है, उसमें नॉवेल भी हैं, उसमें अखबार भी हैं, मैगज़ीन भी हैं। जब से ये मोबाइल आया है हमारे पास, इसमें अब सब चीज़ समाहित हो गई है, सब चीज़ में देख सकते हैं आप। तो प्रिंट मीडिया कुछ का जो सेल है वो काफ़ी कम हुई है, मैगज़ीन की सेल कम हुई है, अखबारों की सेल कम हुई है, तो नॉवेलों पे भी बहुत असर पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे इसका क्या भविष्य आप देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया का? देखो, मैं बहुत उत्साहित हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि नो डाउट आज पेपर बैग की सेल कम हुई है, लेकिन आज हमें ई बुक में बहुत ज़्यादा पढ़ा जा रहा है। इवन प्रतिलिपि पर मेरी एक एक बुक मिलियंस में हैं जो पढ़े गए, जो हम आज से 20 साल पहले इतनी बड़ी रीडरशिप नहीं थी। भाई फ़र्क कहानी का तो है ना कि हम पेपर बैग पे पढ़ रहे हैं, किताब में पढ़ रहे हैं या ई बुक में पढ़ रहे हैं। मतलब यह है कि हम लोगों तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। तो मुझे लगता है हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच गए हैं कि आज ई बुक में चाहे किंडल हो चाहे प्रतिलिपि हो, तो आज हमने तो कभी सोचा नहीं था हमारी एक एक किताब लोग मिलियंस में पढ़ेंगे। तो आज मेरी 5.8 मिलियन एक किताब पढ़ी जाती है जो पढ़ी गई है प्रतिलिपि पर। जो दूसरी किताब है वो 3 मिलियन के आसपास है, नाइट क्लब मेरी, जो प्रतिलिपि पे पढ़ी गई है। इसके अलावा ऑडियो सीरीज़ आज बहुत हैं, हर प्लेटफॉर्म पर हैं, जो वो ख़ुद बहुत लाखों में लोग सुन रहे हैं। तो मतलब क्या है, हमारे माध्यम बदले हैं कि पेपर बैग में पढ़े कम छप रही हो किताब, लेकिन लोग पढ़ रहे हैं हमारी कहानियाँ और बहुत बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं, जो पहले नहीं पढ़ी जाती थी इतनी बड़ी संख्या में। तो इसके लिए हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सब माध्यम इतने खुले, आज वेब सीरीज़ बनने लगी हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फिल्म बनने लगी हैं। तो कुछ भी माध्यम बदला है, माध्यम बदला है, सिलसिला कम नहीं हुआ। हाँ। बहरहाल एक सवाल ये भी है कि जो वेब सीरीज़ हैं आज की तारीख की, उसमें एक शुरुआत हुई थी फिल्मों में, अगर हम कहें तो जो गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी उसमें खुली शायद गालियाँ थी कुछ। तो अब हर दूसरी तीसरी वेब सीरीज़ जो है उसमें गालियों की बहुत भरमार होती है और सेक्स के सीन भी उसमें काफ़ी डाले जाते हैं। तो ये हो सकती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक अपनों को बटोर सकें। आपकी वेब सीरीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, बिच्छू का खेल में था, लेकिन कमांडर करण सक्सेना और रीटा सान्याल में ऐसा कुछ नहीं था। साफ़ सुथरी वेब सीरीज़ हैं, पूरी फैमिली के साथ देखी जा सकती हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये गालियों का सिलसिला और सेक्स का सिलसिला ख़त्म होने वाला है, चूँकि अभी सेंसर आ गया है। और रीज़न क्या है कि पहले लोग, अभी भी है, लेकिन ये चीज़ें अभी लोग मोबाइल पर देखते थे वेब सीरीज़, तो 1 to 1 था। अभी क्या है, लोग घर में देखने लगे हैं, टीवी पर देखने लगे हैं, और ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। तो अभी फिल्म इंडस्ट्री में साफ़ सुथरी वेब सीरीज़ का चलन बढ़ने लगा है और उनकी जो ऑडियंस है, जो गाली गलौच वाली ऑडियंस है, वो कम है, आज की डेट में कम होती जा रही है। तो मुझे लगता है आने वाले कुछ एक साल में वेब सीरीज़ साफ़ सुथरी बनने लगेंगे, बननी शुरू हो गई हैं। तो आगे फ्यूचर का कोई प्लान आपका? वेब सीरीज़ भी कर रहे हैं, वेब सीरीज़ अभी कई वेब सीरीज़ की प्लानिंग चल रही है। फिल्म भी एक मैं अभी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, एक नया नावल भी लिख रहा हूँ। तो अच्छा चल रहा है, कुछ नहीं। और एक एक करके उनको हम अनाउंस, जैसे मार्केट में आएंगी तो वो अनाउंस करते चले जाएंगे। अच्छा, बॉलीवुड में कुछ जो वेब सीरीज़ भी है और फिल्में भी है, कुछ एजेंडा फिल्में भी बन रही हैं आजकल। केरला स्टोरी है, द कश्मीर फाइल्स है, कश्मीर फाइल्स भी आई थी। तो ये जो बॉलीवुड जो है हमारा, क्या ये एक राइट विंग की तरफ जा रहा है? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। बॉलीवुड बहुत अच्छी जगह है मेरी निगाह में तो। हाँ, और इस तरह की फिल्में हमेशा से कुछ ना कुछ अलग अलग तरह से हमेशा बनती रही हैं। अलग अलग तरह के खेलने वाले लोग हमेशा रहे हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो तरीके से काम करते हैं, वो उन सब चीज़ों में नहीं पड़ते और इनका बॉलीवुड पे कोई असर नहीं होता।
ये सिर्फ मार्केट है, धंधा है, चलता है। समाज पे तो होता है। अब समाज पे तो शायद हमेशा से हुआ है, समाज तो कनेक्टेड है। नहीं नहीं, जो पहले फिल्में थी वो हमेशा एक सामाजिक संदेश देती थी। अभी भी देती हैं कुछ नहीं, फिल्में। नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती थी। अभी भी उसमें करती हैं कुछ है। किरदार होते थे जो लगता था कि हाँ बहुत बचा हुआ है। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि बॉलीवुड जो है वो दो हिस्सों में बढ़ गया है। बिल्कुल नहीं है, वो लगता है आम आदमी के पॉइंट से लगता है बॉलीवुड बढ़िया जगह है, कहीं कुछ उसमें ऐसा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब। एक आखिरी सवाल आपसे और कर लेता जी हूँ। जी जी। ये अमित खान, ये क्या कॉम्बिनेशन है? अभी ये सस्पेंस नॉवल लिखते हैं तो कुछ तो सस्पेंस रहना चाहिए, तो नाम से हमारा खेल शुरू हो जाता है कहानी की जगह। अच्छा। तो हम नाम से खेल शुरू हो गया। तो अमित खान, देखो आदमी का इंटरेस्ट आता है ना, आपका भी आया, तो नाम से खेल शुरू हो जाता है। ये कुछ दिलीप कुमार यूसुफ खान वाला मामला है। अब आप कुछ भी समझे, थोड़ा सस्पेंस तो रखना चाहिए। आप जो बोलेंगे मैं उसको हाँ कहूँगा लेकिन मुझे लगता है थोड़ा खेल चलते रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित खान साहब, आपने Thank you. हमसे बात की और हम आपकी शुभकामनाएं देते हैं भविष्य के लिए। फिलहाल अमित खान साहब का एक नॉवेल आया है आर्टिस्ट, और ये भी एक मर्डर मिस्ट्री है। इसमें भी एक कत्ल होगा यकीनन, और उसकी एक लेकिन ये थोड़ा अलग है। चलिए देखते समय हैं, लेगा, पढ़ के देखते हैं क्या होता है। आप भी ज़रूर पढ़िएगा, कैसा है ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।